सो हम थे वेदांता फिलोसफी में। ओके, तो वेदांता फिलोसफी में डेवलपमेंट हमने देख लिया, डिफरेंट स्कूल्स हमने देख लिए, टेक्निकल टर्म्स में सत्य देख लिया, असत्य देख लिया, मिथ्या देख लिया, अनिर्वचनीय देख लिया, आवरण देख लिया, विक्षेप देख लिया, अविद्या देख लिया, थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस देख लिया। अब देखो थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से आपके, एक है आपका होमोजीनियस डिफरेंस। होमोजीनियस को हम सजातीय भेद के नाम से भी जानते हैं, सजातीय। देखो स और जातीय, जाति तो आपको पता ही है, ठीक है। तो स का मतलब होता है विद इन, उसी में। मैंने आपको श्वेता में बताया था ना, श्वेता, श्वेता का मतलब क्या होता है, स है तो इंट्रिंसिक। तो सजातीय का मतलब विद इन दी सेम क्लास, ठीक है, विद इन दी क्लास, विद इन दी सेम क्लास। जैसे एक ह्यूमन बीइंग और दूसरे ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस। ओके, तो सजातीय, सजातीय। जैसे आप बोलो ना किसी को, अगर आप दोनों एक जाति को आप बोलोगे सजातीय हैं, हम एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, सजातीय। वैसे भी जम्मू में बड़ा चलता है जात पात, तो सजातीय। अब आप बोल सकते हो किसी को कि हम सजातीय, ठीक है। हेट्रोजीनियस कहलाता है विजातीय, ठीक है। लोग इतने पढ़े लिखे हो गए लेकिन आज तक, ठीक है, जात पात खत्म नहीं हुआ ऐसे ही। हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, GENEOUS होती है, ठीक, इसको सही कर लेना, आगे सही है, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस होता है विजातीय, विजातीय। वी का मतलब है डिफरेंट क्लास, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट क्लास। जैसे कि आपके अलग अलग जाति होती हैं, तो अगर आप अलग जाति, दूसरा कोई दूसरी जाति से, तो आप बोलोगे यू आर ए वी जाति, ठीक है। तो वी जातीय मीन्स डिफरेंट क्लास, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और एक आपका मान लो डॉग, डॉग एनिमल क्लास से, ह्यूमन बीइंग दूसरी क्लास से, ठीक है। थर्ड इज इंटरनल डिफरेंस। इंटरनल डिफरेंस को बोलते हैं स्वागत भेद, स्वागत। तो यहाँ स्व आ गया, स्व का मतलब विद इन द इंडिविजुअल, विद इन एन इंडिविजुअल। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग के हैंड्स और लेग में डिफरेंस। ओके, तो these are three types of differences: homogeneous, heterogeneous and internal difference. So homogeneous is also known as सजातीय भेद। भेद का तो मतलब पता ही है आपको, डिफरेंस होता है भेद, ठीक है। भेद का मतलब तो आपको पता ही है, भेद, ठीक है। भेद पता है ना, डिफरेंस होता है। कभी हिंदी में पढ़ते होंगे आपकी, इन दोनों में भेद बताइए, ठीक है। ओके, कई बार आपने वो भी पढ़ा होगा, दो चित्र दे देते थे आपको और बोलते थे इनमें 10 अंतर बताइए, तो वो अंतर को भेद भी कहते हैं, ठीक है। आपको अगर यूपीएससी लिखोगे तो हिंदी का पेपर भी लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। ज्यादा अंग्रेज, वैसे भी आप जम्मू वालों की ना हिंदी अच्छी ना अंग्रेजी अच्छी, डोगरी मुझे आती नहीं है तो उसका मैं विश्लेषण कर नहीं सकता, ठीक है। तो कम से कम इतना तो पढ़ लो, हिंदी तो थोड़ी बहुत आपको काम आएगी, ठीक है। तो सजातीय भेद, विजातीय भेद, दिक्कत यही होती है ना कि वहां पे क्या बहुत सारी लैंग्वेज है, तो किसी में क्या है, एक्सपर्टीज आ ही नहीं पाई। अब हम ठहरे हिंदी भाषी वाले, बीमारू स्टेट से, ठीक है, हम बीमारू स्टेट से। बीमारू कौन कौन से स्टेट हैं आपके, बीमारू स्टेट है, बीमारू स्टेट्स ही हैं जिन्होंने हिंदी को जिंदा रखा है, ठीक है। ये बीमारू स्टेट्स को ही हिंदी भाषी देश बोला जाता है। पहले इनका बहुत बुरा हाल था, अब तो चलो यहाँ पे कम हो गया है, जो भी आपका क्राइम और करप्शन। बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान एंड यूपी, बीमारू स्टेट। बीमारू का मतलब इनकी इकोनॉमी बड़ी बुरी थी, बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा क्राइम। और उसका रीजन क्या है पता है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है रिसोर्सेज। जैसे आप महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, कोस्ट लाइन है, आप वहां से कमा लोगे, ठीक है। ओके, तो ये वाले जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो टूरिज्म है, ठीक है। राजस्थान, ये बड़े भी बहुत हैं स्टेट, पॉपुलेशन भी इनकी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनको बीमार स्टेट, लेकिन इन्होंने हिंदी बेल्ट इन्हीं को बोले जाते हैं, हिंदी को इन्होंने जीवित रखा है। आप किसी बिहारी की, यूपी वाले की भाषा देखना हिंदी की, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या बोल रहा है, शुद्ध हिंदी बोलता है ये, ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे हम तो बोलते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये बोलेंगे हम अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। ओके, तो दीज आर योर बीमारू स्टेट्स जो है जिन्होंने हिंदी को जीवित रखा है। तो ये आपको तीनों याद रखना है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस एंड इंटरनल डिफरेंस। ओके, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कल अपनी क्लास रोक दी थी, कंपैरिजन करते हैं तीनों स्कूल्स में। यहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आगे तो हमें ये डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखो, मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, ये आपके उसमें नहीं है, नोट्स में नहीं है, ठीक है। नोट्स में एक डायग्राम है, उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रहेगा इससे। तो पहला जो है आपका, पहला है आपका अद्वैत, मतलब पहला है आपका शंकर, सेकंड इज रामानुज एंड थर्ड इज योर मध्वा। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। देखो, पहले यहाँ देख लो, फिर डायग्राम भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको ये काम याद करना है कि इनकी थियरी का नाम याद रखना है। इसकी थियरी को अद्वैतवाद कहते हैं, अद्वैत याद रख लो बस, अद्वैत, अद्वैत, ठीक है। अद्वैत को नॉन डुअलिज्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन डुअलिज्म। दूसरी विशिष्ट अद्वैतवाद, इसको कहते हैं क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। एंड थर्ड इज द्वैतवाद, द्वैतवाद को कहते हैं डुअलिज्म। देखो, अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जहां पे द्वैत है, DVAIT है, द्वैत, इसका मतलब होता है डुअलिज्म, ठीक है। और इसके अगर आगे मैं ए लगा दूं तो वो नॉन डुअलिज्म हो जाएगा, और अगर इसके आगे मैं विशिष्ट लगा दूं तो विशिष्ट का मतलब क्या हो गया, क्वालिफाइड। ओके, तो अद्वैत आपका नॉन डुअलिज्म, ठीक है। इसका क्वेश्चन आएगा आपको मेंस में, ठीक है, यहां से आता ही आता है, ठीक है। शंकर सबसे बेस्ट फिलोसफी है, अभी तक हम जितनी पढ़ी उसमें सबसे बेस्ट फिलोसफी शंकर की आपको लगेगी, ठीक है। बुद्धिज्म भी बढ़िया है, लेकिन बुद्धिज्म में दिक्कत ये होती है कि बुद्धिज्म है ना, समझना थोड़ा सा एक तो मुश्किल, और दूसरी बात क्या है, बाद में आइडियलिज्म आ जाता है। लेकिन जो गौतम बुद्धा की फिलोसफी है ना, हीनयान, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप उसको अपने जीवन में उतार लोगे तो आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन बुद्धिज्म में एक दिक्कत है कि जो गॉड को मानते हैं उनके लिए बुद्धिज्म को थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि जो गॉड को मानते हैं उनके लिए बुद्धिज्म में कुछ नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म तो गॉड को मानते नहीं। लेकिन शंकर में क्या है, शंकर ने भी गॉड को कोई खास इंपोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन इसने फिर भी गॉड को माना है, ठीक है। गॉड इज देयर। ये दोनों तो खैर गॉड के वो हैं, भक्त हैं, पूरे भक्ति मार्ग वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो गॉड को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दी। तो पहले आपको इनकी थियरी तीनों की क्या कहलाती है, अद्वैतवाद, ठीक है, इसकी विशिष्ट अद्वैतवाद, इसकी द्वैतवाद। आपके पेपर में ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में कंपैरिजन, उसमें बस ऐसे लिख के ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये आपको 6 पॉइंट लिख देना है और बस आपको मिल जाएंगे 20 में से 15-16 नंबर। 15 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, ठीक है। तो रट्टा लगा लेना इसका, ठीक है। वैसे समझ आ जाएगा, आप लिख लोगे, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना पड़ेगा, वहां याद आता नहीं है, ठीक है। शंकर ने 2 तरह के ब्रह्म माने, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। अभी समझेंगे निर्गुण और सगुण क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इसके पास 2 ब्रह्म, कमाल की बात है, इसने 2 ब्रह्म माने, जबकि जो आपका ब्रह्म ब्रह्म सूत्र हमने कल देखा था, ब्रह्म सूत्र, उसमें सगुण और निर्गुण दोनों का नाम तो है, लेकिन उनके बारे में डिटेल में कुछ नहीं है। तो दिक्कत ये है कि इनको जब शंकर ने माना और रामानुज ने जो भी पढ़ा होगा ब्रह्म सूत्र को, तो इन चीजों को उन्होंने अलग अलग इंटरप्रेट किया है। तो शंकर ने दोनों माने,
लेकिन रामानुज ने सिर्फ सगुण ब्रह्म माना, तो यहीं आके दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर इसने सिर्फ सगुण ब्रह्म माना है तो ये निर्गुण को रिफ्यूट करेगा। ये निर्गुण ब्रह्म ही क्या है, ऐसी चीज है जो आपकी भक्ति मार्ग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है जिसने। ओके, तो निर्गुण ब्रह्म आप आगे देखेंगे क्या होता है। और आपका जो द्वैतवाद है, मतलब ये दोनों तो क्योंकि भक्ति मार्ग वाले हैं, तो ये तो क्या मानेंगे, सगुण ब्रह्म को मानेंगे। सगुण ब्रह्म होता है आपका गॉड, सगुण ब्रह्म इज गॉड, सगुण ब्रह्म इज इक्विवेलेंट टू गॉड। जो आप मानते हो ना, जो भी भगवान आप मानते हो, ये गॉड को सगुण ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म कोई उससे भी ऊंची चीज है। अगर इधर सगुण ब्रह्म है तो इसके ऊपर जो बैठा है वो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे मान लो आप। जैसा हमने योगाचार्य में नहीं देखा था कि गॉड को एज ए लैडर यूज किया गया था, उसमें योगा में, यहाँ गॉड है, गॉड को आपने क्या किया, सिर्फ चित्तावृत्ति के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए, समाधि की कंसंट्रेशन। और आपको चाहिए क्या यहाँ पे आपको लिबरेशन चाहिए उसके लिए। वहां पे गॉड को क्या ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी गई है। गॉड जनरेटर ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि जनरेटर ऑपरेटर कौन है वहां पे, प्रकृति, सब प्रकृति से निकला है। इसलिए सांख्या ने तो माना ही नहीं, योगा ने गॉड को माना है, लेकिन गॉड को क्या माना है, सिर्फ कि भाई आपका मींस कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्ता के लिए गॉड को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निर्गुण ब्रह्म जो है ये मेन है, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ शंकर ने निर्गुण ब्रह्म को माना है। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है, इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर शंकर ने क्या बोला, जीवा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, हम सब जीवा है, ठीक है, वी ऑल आर जीवा। ये आपका ब्रह्म है, ठीक है, ये मान लो आपका ब्रह्म है, और ब्रह्म सोल के बराबर है। ब्रह्म और सोल सेम चीज है, लेकिन जब सोल में क्या अविद्या मिल जाती है तो क्या बन जाती है, वो जीवा बन जाती है। इसमें से इस अविद्या को निकाल दो तो जीवा को लिबरेशन मिल जाएगा, और जीवा वापस से क्या बन जाती है, ब्रह्म। जीवा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, यानी कि हम सब ब्रह्म, वी ऑल आर ब्रह्म, क्योंकि हम सब के अंदर क्या है, सोल, जीवा। ओके, तो हम सब आइडेंटिकल है ब्रह्म के। तो दिक्कत यही है कि जब हम सब ब्रह्म है, वी ऑल आर ब्रह्म, और ब्रह्म ही सब कुछ है। ये ब्रह्म कौन सा ब्रह्म है आपका, निर्गुण वाला, सगुण नहीं, निर्गुण। जहाँ पे भी हम शंकर में ब्रह्म की बात करेंगे वो निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है। तो सगुण जहाँ लिखेंगे वो सगुण अलग से लिखूंगा मैं, ब्रह्म का मतलब है यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म, ठीक है। तो निर्गुण ब्रह्म यानी कि हम सब सोल है, तो अगर हम सबके अंदर ब्रह्म है तो हमें भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हम सबके अंदर ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को पाने के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान मार्ग, ना कि भक्ति मार्ग। नॉलेज, हमें नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है। कहते नहीं है बहुत बार कि आपके अंदर ही भगवान है, तो वो जो कंसेप्ट बोलते हैं ना लोग, वो ये शंकर से ही चुराया हुआ है। शंकर ने ये बात बोली है, जो आपको लगता है, जितने भी ये आपके होते हैं, ये प्रीस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, प्रीस्ट हो गए आपके, या जो भी आपके पंडित होते हैं, ठीक है, ये सब जो बेसिकली थियरीज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो सब इन्हीं की चीजों से ली हुई है। और इन सब की किस पे बेस्ड है, भगवत गीता पे, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वो सब कहीं ना कहीं से थियरीज लेके आते हैं। तो शंकर की जो थियरी वो ये है कि शंकर की दो बातें हैं, गॉड तो है, लेकिन वो गॉड हमारे लिए किसी काम का नहीं, हमारे लिए काम का है ब्रह्म। ये गॉड आपका सगुण ब्रह्म है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये ब्रह्म ऐसा है जिसकी आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि निर्गुण निराकार है, निर्गुण एंड निराकार। ओके, ये निर्गुण और निराकार है, ना तो इसका कोई शेप है, ठीक है, ना ही इसमें कोई क्वालिटीज है, आप इसकी क्वालिटीज भी डिटरमिन नहीं कर सकते। ओके, तो ये निर्गुण निराकार है। और ये ब्रह्म क्या है, ये हमारा, क्योंकि सोल का कोई शेप नहीं होता, सोल का कोई शेप नहीं होता, सोल के आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो है जीवा, इट इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इसलिए आगे मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हम सब क्या है, ब्रह्म है, बस उसको पाना है। वो कब मिलेगा, जब आपको खुद अंदर से आवाज आएगी कि आई एम दी ब्रह्म। उसके लिए आपको क्या है, जो शंकर ने पाथ बताया है, ठीक है, वो पाथ फॉलो करना पड़ेगा, वो हम लिबरेशन में देखें। ओके, यहाँ पे जीवा को पार्ट माना गया है ब्रह्म का। जीवा आइडेंटिकल नहीं है, जीवा क्या है, पार्ट ऑफ ब्रह्म। कैसे, ये ब्रह्म है और ये जीवा इसका पार्ट है, जीव और जगत। जैसे कि हम है ह्यूमन बींग्स, हमारे हैंड एक पार्ट है, लेग एक पार्ट है। तो यहाँ पे जीवा आइडेंटिकल नहीं है, जीवा इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, जीवा एक पार्ट है बस ब्रह्म का। और यहाँ पे इसने माना है कि जीवा सेपरेट है ब्रह्म से, डिफरेंट है ब्रह्म से। कैसे,
मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बाकी आगे डिटेल में आएगा, ठीक है। जैसे आपका ये आपका ब्रह्म है, तो ये जीवा है और ये जगत है। इसका मतलब ये है कि जीवा को ब्रह्म ने क्रिएट नहीं किया है, ना जगत को ब्रह्म ने क्रिएट किया है, ये दोनों पहले से ही, जब गॉड एग्जिस्ट करता है तब से ही आपकी जीवा भी एग्जिस्ट करती है, तब से ही आपका जगत भी एग्जिस्ट करता है। ये तीनों का को एग्जिस्टेंस है। जबकि यहाँ पे क्या है, आपका जीवा आइडेंटिकल है ब्रह्म के, यहाँ पे क्या है, पार्ट है उसका। देखो आप, ये सर्किल के अंदर दो चीजें हैं, यहाँ पे सब कुछ एक सर्किल के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कैसा डिफरेंस आ गया, इंटरनल डिफरेंस। मैंने कहा था ना, विद इन एन इंडिविजुअल, ब्रह्म में आ गया ना, जीवा एक पार्ट, जगत एक पार्ट। और यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आ जाएगा, हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि ये देखो, अलग अलग आपकी जो है क्लासेस हो गई, ब्रह्म अलग हो गया, जीवा अलग हो गया, जगत अलग हो गया। तो यहाँ पे आपके शंकर में कोई डिफरेंस नहीं होता, नो डिफरेंस, क्योंकि सब कुछ सर्किल के अंदर है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, ब्रह्म नॉन डिफरेंशिएटेड रियलिटी है, ब्रह्म इज ए नॉन डिफरेंशिएटेड रियलिटी, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से शुरू, ब्रह्म पे खत्म, ये है आपका शंकर। और उस ब्रह्म को पाना ही हमारी लाइफ का उद्देश्य है। और वो ब्रह्म हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं ढूंढो उसको, उसको अपने अंदर ही ढूंढो। जिस दिन आप ढूंढ लोगे, जिस दिन आपकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी, तो आपके अंदर से खुद आवाज आएगी, आई एम द ब्रह्म। जैसे मैं आपको फिलॉसफी कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, आप क्लास आए, आपने क्लास अटेंड करी, आप घर जाके सो गए, नोट्स बनाए और भूल गए, फिर आप उसको पढ़ोगे, जब पेपर आएंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद अच्छे से उसको जाकर रोज रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, जब आप ये सब करोगे तो आपके खुद के अंदर से आवाज आएगी कि हाँ भाई, अब तो मैं केएस बन ही जाऊं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे, जाके सो जाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्या है, अंदर से कभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो वही भ्रम है। जैसे आपके अंदर से जिस दिन आवाज आएगी ना कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम, तो ऐसे ही आपके अंदर से जब आप शंकर का बताया पाथ फॉलो करोगे, ठीक है, तो उस दिन आपको, जब एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको खुद आवाज आएगी, यस आई एम द ब्रह्म। जिस दिन आप सोल को पालोगे, अपने अंदर की, अपने अंदर के ब्रह्म को पालोगे, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर शंकर। शंकर के हिसाब से सब कुछ आपके अंदर है, बाहर मत ढूंढो। वो होता है ना, वो एक आपने सुना होगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ठीक है, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ठीक है, मतलब मुझको कहाँ ढूंढता है तू, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना काबा कैलाश में मिलूंगा, क्योंकि वहां नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ। तो सेम कंसेप्ट ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नाम। जैसे आप में से बहुत से लोग होते हैं ना, जो तैयारी जब करते हैं तो वो सोचते हैं कि इससे पूछ लें, इससे पूछ लें, इससे पूछे क्या पढ़ना है, इससे पूछे क्या पढ़ना है, कोई बताएगा एनसीईआरटी, तो उस दिन एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी, किसी ने और बुक बताई, वो बुक पढ़नी शुरू कर दी। नहीं, आप खुद रेस्पॉन्सिबल, आप खुद सोचो ना, आप खुद रिसर्च करो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, दूसरा आपको बता रहा है क्या सही बता रहा है, या फिर बहुत, अगर कोई आपको रिलायबल पता चल जाता है, अगर कोई आपको आज बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ लो, कल वो आपको बोल रहा है कि ये आप मैगजीन पढ़ लो, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि जो कुछ करना है वो आपने करना है, अगर किसी ने बता भी दिया तो आपने करना है। तो यही शंकर की फिलॉसफी है कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यू आर दी ब्रह्म, ओके, यू आर आइडेंटिकल टू ब्रह्म, ओके। रामानुज के हिसाब से सब कुछ भगवान है, तो उसको पाने के लिए आपको भक्ति मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, खुद को सरेंडर कर दो भगवान के सामने एंड यू विल बी लिबरेटेड। और सेम मध्वा का है, ठीक है। तो इसलिए शंकर का ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? जिस दिन आपको ज्ञान हो गया कि भाई ये दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, उस दिन आप लिबरेट हो जाओगे। और रामानुज का क्या है? भक्ति मार्ग है। रामानुज तो, क्योंकि शंकर ने क्या है, भक्ति मार्ग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो इसलिए रामानुज ने उस पर रिएक्ट किया है
कि ये निर्गुण ब्रह्म जैसा कुछ नहीं होता। तो रामानुज की लाइफ का जो मेन मकसद था वो इस निर्गुण ब्रह्म को रिफ्यूट करना था, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है भक्ति मार्ग के लिए। ठीक है, दिक्कत ये हुई कि बेसिकली रामानुज कभी है ना शंकर के फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाया। ये वही वाली बात हुई कि आपसे पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आप लिखोगे वही जो आपको आता है। वो वाली बात है ना कि क्वेश्चन तुम्हारे होंगे लेकिन आंसर हमारे होंगे। ठीक है, तुम कुछ भी पूछो हम वही लिखेंगे जो हमने लिखना है। तो ऐसे ही रामानुज का है, रामानुज कभी इसकी फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये आपको चार्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखो इस चार्ट में कितना डिटेल में है ये सारी चीजें, अगर इनको समझने बैठो तो ये तो लिखने को तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसी को हम देखते हैं। ये देखो ये आपके नोटबुक में बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये आपकी नोटबुक में अवेलेबल है। तो अब देखते हैं इसको कि क्या लिखा है इसमें। ठीक है, पहला देखो आप, ये देखो ये सर्किल में ही सब कुछ है। अगर आप इस सर्किल को देखो, चलो मैं आपको है ना अलग से बना के सिखाता हूँ। ये देखो, ये ब्रह्म है और वही सोल है। रामानुज में ये ब्रह्म है और इसका ब्रह्म किसके बराबर है? गॉड के। लेकिन यहाँ पे गॉड नहीं है, गॉड तो अलग ही है, गॉड है ही नहीं है पिक्चर में। ठीक है, ये ब्रह्म आपका ब्रह्म है, यहाँ पे ब्रह्म और गॉड बराबर है। यहाँ पे निर्गुण और सगुण है ही नहीं, सिर्फ सगुण है। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से? जीव और दूसरा जगत। फिर आ जाओ मध्वा पे। मध्वा का एक ये ब्रह्म हो गया आपका, और इसके दो पार्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। जीव अलग एग्जिस्ट करती है और जगत अलग एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या है, अब देखो जीव जो है, जीवा है, वो तो आइडेंटिकल हो गई ब्रह्म के। तो इस बार, और जगत जो है, जगत मिथ्या हो गया। तो जगत की तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मिथ्या हो गया। जीवा ब्रह्म है, तो सब कुछ क्या है? सब कुछ ब्रह्म है, और ब्रह्म ही सोल है। तो यहाँ पे इस सर्किल के बाहर कुछ नहीं है। शंकर रामानुज में सर्किल के, ये शंकर में ना सर्किल के बाहर कुछ है ना सर्किल के अंदर कुछ है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ना इसमें सर्किल के अंदर कोई डिफरेंस है, ना इसमें सर्किल के बाहर कोई डिफरेंस है। ओके, तो इसलिए रामा शंकर की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली थोड़ी हाई लेवल की है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मजेदार फिलॉसफी है। ठीक है, आगे देखो, इसमें कोई, सब कुछ सर्किल के अंदर है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? ब्रह्म इज, और इसका ब्रह्म जो है, गॉड अलग है, गॉड का कंसेप्ट इसमें अलग है, उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, गॉड को कोई खास इंपोर्टेंस नहीं दी है शंकर ने। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्रह्म ही गॉड है, सब कुछ गॉड है। ठीक है, ये कौन सा गॉड है जो आप मानते हो? तो यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म वाला कंसेप्ट ही खत्म है, ये सब सगुण है। और उसी के दो पार्ट हैं, जीव और जगत, है सर्किल के अंदर ही। लेकिन सर्किल के अंदर ब्रह्म के दो पार्ट हो गए, तो कौन सा डिफरेंस आ गया? इंटरनल डिफरेंस। जबकि यहाँ आप मध्वा में आ जाओ, मध्वा में तो देखो ब्रह्म गॉड, ये इसके पार्ट नहीं है। जीवा अलग एग्जिस्ट कर रहा है, जगत एग्जिस्ट अलग एग्जिस्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आ गया? हेट्रोजीनस, विजातीय भेद। अब देखो, इसकी थ्योरी को हम बोलते हैं अद्वैत। उसका मतलब है नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म को कई किताबों में मोनिज्म भी लिखा हुआ है। मोनिज्म का मतलब हो गया ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज, लेकिन मोनिज्म इसको नहीं बोल सकते। मोनिज्म हम कब बोलते हैं? जब हम ये मानते हैं कि बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। देखो डिफरेंस समझना, नॉन डुअलिज्म और मोनिज्म में क्या डिफरेंस है। मोनिज्म हम तब बोलेंगे जब हम बोलेंगे कि बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती है और उनमें से ये अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन नॉन ड्युअलिज्म का मतलब यह है कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ब्रह्म के अलावा।
जबकि मोनिज्म मानने के लिए आपको और भी रियलिटीज माननी पड़ेगी कि हाँ इन रियलिटी इतनी सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी, इसलिए मोनिज्म। लेकिन जो आपका नॉन ड्युअलिज्म है उसका मतलब ये सिर्फ ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब कुछ ब्रह्म। तो अगर मोनिज्म मानोगे तो मोनिज्म क्या हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है, आपको और रियलिटीज भी माननी पड़ेगी, लेकिन ब्रह्म के अलावा कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो मोनिज्म नहीं बोल सकते इसको, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन डुअलिज्म। कई किताबें यूज करती है मोनिज्म, लेकिन आप मत करना। इसकी क्या हो गई, इसमें देखो इसकी क्वालिफिकेशन है कुछ, क्या क्वालिफिकेशन है कि इसके पास जीव और जगत है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। यहाँ पे भी अल्टीमेट रियलिटी तो आपकी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी तो ब्रह्म ही है, इसलिए नॉन ड्युअलिज्म है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट है, जीव एंड जगत। तो ब्रह्म इज क्वालिफाइड बाय जीव एंड जगत, दैट्स व्हाई क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ब्रह्म इज क्वालिफाइड विद जीव एंड जगत, दैट्स व्हाई क्वालिफाइड नॉन। और यहाँ पे तो ये आपकी हमने देखा था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ये आपकी इंडिपेंडेंट रियलिटी है, ये दोनों आपकी डिपेंडेंट रियलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डुअलिज्म। दो तरह की अल्टीमेट रियलिटी है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, इसलिए डुअलिज्म जिसे हम कहते हैं द्वैतवाद। और इसका क्वालिफाइड का मतलब होता है विशिष्ट, और नॉन डुअलिज्म मींस द्वैतवाद, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सब कुछ क्या है, ब्रह्म है, तो कोई इंटरनल डिफरेंस नहीं है, नो इंटरनल डिफरेंस, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। नो इंटरनल डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस है नहीं, नो डिफरेंस एग्जिस्ट ऑन लेवल ऑफ ब्रह्म। और यहाँ पे कैसा डिफरेंस है, इंटरनल डिफरेंस। मैंने बोला था ना एक ही चीज में अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करे, इंटरनल डिफरेंस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका होमोजीन हेट्रोजीनियस डिफरेंस। ओके। अब क्या है, बेसिकली क्या है कि जो आपका, एक मिनट इसको हटा रहा हूं मैं, अगले उस पे पीआईसी पे कर देता हूँ इसको भी। देखो थोड़ा सा वो हो जाएगा। देखो ये जो आपका रामानुज को देखो, आप रामानुज में क्या है, ब्रह्म के दो पार्ट है, जीव और जगत, है ना। तो आपने एक हमने पढ़ा था संयोग, ठीक है, संयोग पढ़ा था हमने, समवाया, इनमें दोनों मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, क्वेश्चन भी हमने किया था। संयोग आपकी क्या है, एक क्वालिटी है जो आपकी कैसी है, सेपरेबल, देखा था हमने, दी बुक ऑन दी टेबल वाला क्वेश्चन। ठीक है। समवाया क्या है आपकी, एक कैटेगरी है जो आपकी कैसी थी, इनसेपरेबल रिलेशन था, अगर सेपरेट करना है तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये आपकी, जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा था, द ब्राउन कलर ऑफ द टेबल, ठीक है। और इसी के आगे एक चीज और आती है, देखो ये ऐसे ऐसे आप चलते हैं, संयोग, समवाया, एंड देन वन मोर थिंग दैट इज नोन एज अपृथक सिद्धि संबंध। अपृथक सिद्धि संबंध, एएसएस, आगे से मैं इसको एएसएस लिखूंगा। अपृथक सिद्धि संबंध क्या है, यहाँ देखो ये ब्रह्म के दो पार्ट है, जीव और जगत। तो ब्रह्म से जीव और जगत का इनसेपरेबल रिलेशन है, आप ब्रह्म से जीव और जगत को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसा आपका समवाया था ना, इनसेपरेबल रिलेशन, ऐसे ही आपका ये रिलेशन है, ब्रह्म के दो पार्ट है, जीव और जगत। जैसे हमारा नहीं होता हैंड और लैग, एक ह्यूमन बीइंग है कोई भी, उसके आप कोई भी दो पार्ट ले लो, हैंड ले लो, लैग ले लो। जैसे आप ह्यूमन बीइंग चलेगा तो उसके साथ ये दोनों भी तो चलेंगे साथ में, तो हमेशा साथ चलते हैं, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट करना है तो काटना पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं। ठीक है, अब कहीं बोले कि सर कर देंगे काट के, तो वो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ पे जीव और जगत को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या है, संयोग तो अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कैसा रिलेशन था, संयोग एक्सटर्नल रिलेशन था। संयोग कैसा रिलेशन था, एक्सटर्नल रिलेशन। एम आई ऑडिबल?
एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके। सो संयोग जो था आपका वो कैसा रिलेशन था? एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है। जैसे अभी आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, ये संयोग है। जैसे क्लास खत्म होगी ये अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे अभी आपने पेन को पकड़ा हुआ है, वो संयोग है। जैसे ही आप क्लास खत्म होगी आप लिखना बंद कर दोगे, वो खत्म हो गया। जो अपने आप रिलेशन खत्म हो जाए उसे कहते हैं संयोग। संयोग से बना और खत्म हो गया। अभी आप फिलोसफी पढ़ रहे हो, यूपीएस केएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसलिए संयोग से आप ये स्क्रीन देख रहे हो। नहीं, आप तैयारी नहीं कर रहे होते तो यहाँ क्या करते हैं? तो वो संयोग से रिलेशन बना और खत्म हो गया। लेकिन जो समवाय है वो कैसा रिलेशन होता है? वो परमानेंट, इनसेपरेबल। जैसे कि आपका पेन होगा, ठीक है, उसका कोई कलर है, ठीक है, वो पेन का कलर उसके साथ रहेगा। आप पेन को कहीं पे भी रख दो उसका कलर, या बोर्ड अगर व्हाइट है तो उसका व्हाइट कलर। लेकिन फिर भी हम इसको भी खत्म कर सकते हैं, व्हाइट की जगह कुछ और पेंट कर दें। मतलब क्या कहना है, समवाय संयोग तो अपने आप खत्म हो जाता है, समवाय को भी खत्म किया जा सकता है कैसे भी करके, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अपृथक सिद्धि संबंध को नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो सबसे नीचे संयोग होगा, संयोग के ऊपर समवाय होगा, और इन सब के ऊपर होगा अपृथक सिद्धि संबंध। यानी कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू destroy समवाय रिलेशन। संयोग रिलेशन इज एन एक्सटर्नल रिलेशन, ओके, वो तो अपने आप खत्म हो जाता है। समवाय को भी मैं एक बार खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अपृथक सिद्धि संबंध को आप खत्म नहीं कर सकते। ओके, तो कैसा रिलेशन है ये? क्योंकि हमेशा ब्रह्म के पार्ट है जीव और जगत, दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ब्रह्म, एंड दिस थियरी इज नोन एज अपृथक सिद्धि संबंध। ओके, तो जीव एंड जगत आर पार्ट ऑफ ब्रह्म, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज अपृथक सिद्धि संबंध। ओके, अब आप आ जाओ मध्वा पे, ठीक है। अपृथक सिद्धि संबंध हो गया। ये हमें अपृथक सिद्धि संबंध हमारे सिलेबस में, जब आप पढ़ोगे सिलेबस तो वहां लिखा है अपृथक सिद्धि संबंध। ओके, सिलेबस में आपको मिलेगा ब्रह्म, जीव, जगत, ईश्वर, सोल, माया, ऐसे करके सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं, तो हमें वही पढ़ने होते हैं, ठीक है। लास्ट है मध्वा। मध्वा में आप देखो, ब्रह्म और जीव में एक डिफरेंस होगा, जीव और जगत में एक डिफरेंस होगा, 1 2। जीव और जगत में तीसरा, ये देखो, ब्रह्म और जीव में एक डिफरेंस, ब्रह्म और जगत में एक डिफरेंस, और जीव और जगत में एक डिफरेंस। फिर दुनिया में बहुत सारी जीवाएं, तो एक जीवा और दूसरी जीवा में डिफरेंस। और जगत में बहुत सारे मटेरियल एलिमेंट्स है, तो एक मटेरियल एलिमेंट्स और दूसरे मटेरियल एलिमेंट में डिफरेंस। तो यहाँ पे कितने डिफरेंस हो गए? 1 2 3 4 5। तो जीव, ब्रह्म और जगत, इन तीनों में ओवरऑल 5 डिफरेंसेस होते हैं, और उस थ्योरी को बोलते हैं पंचविध भेद। पंच, 5 विद, टाइप्स, भेद, 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंस, पंच विद भेद। एक ये है हमारे सिलेबस में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पंचविध भेद का, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पंचविध भेद? तो आपको याद रखना है अपृथक सिद्धि संबंध किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। पंचविध भेद किससे रिलेटेड है? मतवा से रिलेटेड है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन यू कैन आस्क, तब हम आगे चलेंगे उसके बाद। कोई डाउट नहीं है, चले आगे फिर। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है? तुम बोलो यार, सो गए क्या? नो, नो, क्लियर। क्या बात है, बड़े समझदार बच्चे हैं। डिफरेंस 4 and 5, ओके। देखो ना, ये आकांक्षा आप हो, और ये अभिलाषा मान लो। तो आप दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? दोनों आप अलग अलग, आप में क्वालिटी से अलग अलग डिफरेंस है ना।
आपके में अलग क्वालिटीज होंगी, इनमें अलग क्वालिटीज होगी। तो एक जीवा में और दूसरी जीवा में डिफरेंस होगा, तो ये आपका चौथा डिफरेंस है। ऐसे मान लो अभी मैंने पेन पकड़ा हुआ है हाथ में, और मान लो आपके सामने एक ये स्क्रीन है, उसको बोर्ड मान लेते हैं, व्हाइट बोर्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? आपके पेन में और रबर में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? दोनों अलग अलग है ना, ये अलग चीज का बना है, ये अलग चीज का बना है। तो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट और दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस होगा, तो वो पांचवा डिफरेंस है। और तीन तो आपको पता ही है, तीन कौन से हो गए? 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, और इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है ये ब्रह्म और जीव का डिफरेंस। और यही पेपर में पूछा जाता है 10 नंबर। पेपर बहुत इजी आता है फिलोसफी का, क्योंकि सिलेबस कम है। आपको सिर्फ है ना ये टेक्निकल वर्ड्स, अब जैसे आपके इंडियन में फिर भी ये संस्कृत वर्ड्स है, जब आप वेस्टर्न में जाओगे तो कोई ऐसा टर्म ही नहीं है। वेस्टर्न इज वेरी इजी। फिर फिलोसफी ऑफ रिलीजन तो जब हम पढ़ेंगे, फिलोसफी ऑफ रिलीजन मुश्किल से मेरे ख्याल से हार्डली इट विल टेक 5 to 6 क्लासेस, 5 to 6 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ओके, और शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कल से वेस्टर्न शुरू हो जाए। मैं नहीं लूंगा, विशाल लेगा, ठीक है, शुरू के कुछ पार्ट, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरा तो अभी सैटरडे संडे ही चलेगा, शायद नेक्स्ट वीक खत्म होने के बाद शायद मैं रेगुलर कर पाऊँ, तो फिर खत्म कर देंगे जल्दी। आप फिलोसफी ऑफ रिलीजन में 5 से 6 क्लास लगेंगे बस, ठीक है, क्योंकि वो सारा इंडियन और वेस्टर्न का कंबाइन ही है, बस इनका ही कॉम्बिनेशन है, दोनों का, कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए यहाँ पे आपने समझ लिया, वहां पे आप यही पढ़ोगे, जैसे गॉड मैन रिलेशन आप पढ़ोगे, वहां पे गॉड मैन रिलेशन आप पढ़ रहे हो मान लो। तो अगर मैं शंकर के हिसाब से देखूं तो मैन यानी जीवा, जीवा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। अगर मैं रामानुज के हिसाब से देखूं तो पार्ट ऑफ ब्रह्म। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म बट अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म। समझ गए आप बात को? तो वहां पे यही चीजें हमको बार बार पढ़नी है। ओके, तो अब ये आपके उसमें बना हुआ है, आपके नोट्स में बना हुआ है। ये मैंने आपको समझा दिया। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहीं से समझाऊंगा, अलग से बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अब आपको समझा दिया, तो इसको घर जाके पढ़ लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने बोला है वही सब चीजें। देखो, अपृथक सिद्धि संबंध, ये आपका पंचविध वेद, ओके, ये दोनों टर्म्स आपकी। तो देखो, ये जीवा और जगत जो है ना, ये इससे सेपरेट और डिफरेंट है। सेपरेट और डिफरेंट, देखो ये वर्ड याद रखना, सेपरेट है और डिफरेंट है, लेकिन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवा जगत सब किस पे डिपेंडेंट है? गॉड पे डिपेंडेंट। तो दे आर सेपरेट एंड डिफरेंट। सेपरेट और डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनको गॉड ने नहीं बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट किस पे है? गॉड पे डिपेंडेंट है। ओके, जीवा और जगत गॉड पे, क्योंकि गॉड क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट रियलिटी। इज इट क्लियर? जैसे एक मान लो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है। डॉग अलग है, ह्यूमन बीइंग अलग है। ह्यूमन बीइंग ने तो डॉग को नहीं बनाया, ये सेपरेट है, इससे इससे डिफरेंट है, अलग जाति है। लेकिन इसको अगर ये ह्यूमन बीइंग के उस पर तो डिपेंडेंट है, ये खाना खिलाएगा इसको, ठीक है, मान लो इसके पास डॉग है, तो सारी चीजों के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है, जीवा और जगत आपके सेपरेट है, डिफरेंट है, उनको गॉड ने नहीं क्रिएट किया, लेकिन अल्टीमेटली वो किस पे डिपेंडेंट है? गॉड पे, क्योंकि सब कुछ कौन करता है? गॉड। गॉड ही है क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डेस्ट्रॉयर। उसने सब कुछ बनाया जीवा जगत को छोड़ के। जीवा जगत पहले से एग्जिस्ट करता है। ओके, तो बेसिकली ब्रह्म जो आपका गॉड है, वो बेसिकली क्या है? आपका इंडिपेंडेंट रियलिटी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रियलिटी है इन केस ऑफ मध्वाचार्य। जबकि रामानुज में क्या है? जीव जगत पार्ट है, तो पार्ट है तो फिर वो उसी पे डिपेंडेंट है, ब्रह्म पे, ठीक है, उसके पार्ट है दोनों को। ओके, और शंकर में तो आइडेंटिकल रिलेशन है। अब देखो, ये एक और चित्र है आपके पास, इसको भी समझते हैं, ठीक है, ये भी आपके नोट्स में ही है। इसको मैं यही समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह है, इसमें समझ आ भी जाएगा आपको। देखो, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ब्रह्म है, ठीक है, दिस इज योर ब्रह्म। ये हम ब्रह्म मान लेते हैं, ये आपका ब्रह्म है, ये ब्रह्म रहा, ठीक है। ये दो चीजों में समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, ये आपका ब्रह्म है,
एंड ये आपकी सोल है। अब दो पार्ट में समझा रहे हैं, ठीक? कैसे? ब्रह्म में जब माया मिली तो उस चीज को कहते हैं गॉड। अब माया क्या करती है? इस ब्रह्म को तो छुपा देगी। इसको कहते हैं कॉन्सीलमेंट, छुपा देना, आवरण। इसके लिए टेक्निकल टर्म है आवरण। तो माया क्या करेगी? इसको कॉन्सिल कर दिया माया ने, कॉन्सिल्स ब्रह्म, ब्रह्म को छुपा दिया। जैसे कई बार नहीं होता कि आपका कोई दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है कोई, आपका मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड ही है, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक लड़की है, देयर इज सम गर्ल, और आप हो यहाँ पे, ठीक है? आपका बेस्ट फ्रेंड और आप हो यहाँ पे, ठीक है? आपको ये लड़की पसंद है, ये लड़की आपके बेस्ट फ्रेंड को जानती है, आप अपने और आपके बेस्ट फ्रेंड को भी ये लड़की पसंद है। आप गए इसके पास, मेरी बात कराओ, अब इसको भी पसंद है ना, तो ये आपकी जाके आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन ये चाहता नहीं है ना कि आपका कुछ बने, तो जाएगा आपकी सारी अच्छी क्वालिटीज तो नहीं बताएगा इसको, वो तो सारी छुपा देगा, उनको तो काउंसिल कर देगा। और जो आप में कुछ भी बुरी क्वालिटी नहीं है, सारी वो आपके, जो आप में नहीं है, तो सारी क्या बता देगा? बैड क्वालिटी। मतलब जो आप हो नहीं, वो चीजें ये जाके बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ये अपना फायदा देख रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्म को माया क्या करती है? छुपा देती है, यानी ब्रह्म को छुपा दिया और उसकी जगह किसको प्रोजेक्ट कर देती है? जगत को। अब आपको ब्रह्म दिख ही नहीं रहा, आप तो इस जगत में उलझे हुए, ठीक है ना? हम भारी चीजों में तो उलझे हुए हैं, हम सब मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, ठीक है? हम सब सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कभी हम बैठ के अपने अंदर झांकते ही नहीं है कि हम क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या जन्म लेना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उसके बाद बूढ़े होकर मर जाना, यही उद्देश्य है? या कुछ सोसाइटी के लिए भी हमें करना है? या सिर्फ ये भगवान भगवान करते रहे उससे कुछ हो जाएगा? या फिर क्या करें? ठीक है, तो ऐसे करके, या फिर ये सिर्फ मोबाइल चलाने से या इन चीजों के भागने से, अच्छा खाना खाने से, घूमने से, इन सब चीजों में हम इतने खोए हुए हैं कि हम अपने अंदर नहीं देख पाते। तो अपने अंदर नहीं देखोगे, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो माया आपको देखने ही नहीं दे रही है। उस माया ने क्या है, जैसे एक होता नहीं है, एक मैजिशियन होता नहीं है, मैजिक और मैजिशियन, जैसे आपका मैजिशियन है, ठीक है, और उसने आपको मैजिक दिखाया, ऐसे ये गॉड है ना, ये गॉड भी आपका मैजिशियन है, और वो आपको मैजिक दिखा रहा है। कौन सा मैजिक दिखा रहा है? जगत। और वो मैजिक किसकी हेल्प से दिखा रहा है? माया की हेल्प से। लेकिन जब मैजिशियन मैजिक दिखाता है तो उस समय आपको मैजिक सही लगता है ना, लगता है कि यार सही है, लेकिन वो होता तो वो इल्यूजन ही है, लेकिन उस समय वो सही लगता है, आपको अच्छा लगता है, उस समय आप उसमें खो जाते हो। ऐसे ही गॉड है, ये जगत है आपका, गॉड ने माया की हेल्प से जगत बनाया, ये जगत आपको रियल लग रहा है, जबकि वो है क्या? इल्यूजन, मिथ है। ओके, आप उसी में उलझे हो, इस वजह से आप क्या है, जो रियल है ब्रह्म, उसको देख ही नहीं पा रहे हो, उसको बेचारे को यहाँ छुपा दिया, जैसे सन को क्लाउड कवर कर लेता है, आपको सन नहीं दिखाई देता है, ऐसे इसको माया में। तो ये जो प्रोसेस है कि आप किसी चीज को छुपा दो और उसकी जगह किसी और चीज को प्रोजेक्ट कर दो, इसको कहते हैं अध्यासा। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, अध्यासा। ADHYAS है। जैसे आपका रोप वाला जो था, रोप की जगह आपको स्नेक दिख रहा है ना, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे अपने जाके, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद पढ़ा होगा, तो वहां पे पहली लाइन ये लिखी होगी कि अनिर्वचनीय ख्यातिवाद जो थ्योरी ऑफ एरर होती है शंकर में, उसका कारण होता है अध्यासा। इस प्रोसेस को हम अध्यासा कहते हैं। तो वहां पे रोप की जगह आपको स्नेक दिख रहा है, तो वो भी अध्यासा है, क्योंकि रोप को क्या कर दिया? रोप तो आपका क्या हो गया? रोप तो आपका कॉन्सिल हो गया, और रोप की जगह आपको क्या दिखा? स्नेक। सो
when you see something in place of another thing, that is known as adhyasa. For example, knowledge of rope in a snake, knowledge of jagat in place of brahm. ब्रह्म दिखना चाहिए था लेकिन जगत दिख रहा है, सन दिखना चाहिए था लेकिन क्लाउड दिख रहे हैं, दैट इज अध्यासा. तो क्या होता है, इसकी वजह से हम सब किसमें, हम सब इग्नोरेंस में. तो माया की वजह से हम सब किसमें, इग्नोरेंस. उसको कहते हैं होलिस्टिक इग्नोरेंस. होलिस्टिक मतलब हम सब इग्नोरेंट है, हम सब माया के जाल में, दैट इज होलिस्टिक इग्नोरेंस. तो माया क्या करती है, जब ब्रह्म में माया मिलती है तो उसको हम कहते हैं गॉड. अब क्या हम गॉड को सब कुछ मान रहे हैं, क्योंकि गॉड की पावर है माया, और ये सारा वर्ल्ड जो है, गॉड और ब्रह्म में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इन दोनों के बीच में माया है. माया की वजह से आपको ये गॉड दिख रहा है, इसी को आप असली मानते हो, जो बाहर वाला गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर. जगत को इसी गॉड ने बनाया, किससे, माया से मिलकर. माया किसकी पावर है, गॉड की पावर है. जैसे मैजिशियन है, मैजिशियन अपनी पावर से दिखाता है मैजिक, ऐसे गॉड माया की हेल्प से इस जगत को क्रिएट किया है. तो गॉड और माया किसका पार्ट है, माया इज पार्ट ऑफ गॉड. तो गॉड ने अपने ही पार्ट से ये वर्ल्ड क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे गॉड ही आपका एफिशिएंट कॉज है और गॉड ही यहाँ पे मटेरियल कॉज है. इसलिए शंकर के केस में गॉड इज द मटेरियल कॉज एज वेल एज एफिशिएंट कॉज. एफिशिएंट कॉज को हम क्या बोलते हैं, दो मैंने आपको कॉज बताए थे. मटेरियल कॉज को क्या बोलते हैं, इमानेंट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंस. वो पेपर में पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है. तो इमानेंट और ये दोनों आपको लिखने हैं, ठीक है. होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है. माया इंडिपेंडेंट कैसे हो गई, माया इज नॉट इंडिपेंडेंट. माया इज द पावर ऑफ गॉड, माया इज डिपेंडेंट ऑन गॉड. माया कैसे इंडिपेंडेंट हो गई, माया इज पावर ऑफ गॉड. जैसे मैजिशियन मैजिक दिखाता है तो वो आपके पावर से दिखाता है, वो मैजिशियन पे डिपेंड करती है ना भाई. तो माया इज डिपेंडेंट ऑन गॉड, माया इज नॉट इंडिपेंडेंट. माया इंडिपेंडेंट नहीं है. आपको ये माया का पर्दा ही हटाना है, ठीक है. इस माया का पर्दा आपने जिस दिन हटा दिया, होता नहीं, कई बार बोलते हैं अब तुम पे तो माया का पर्दा छाया हुआ है. जिस दिन इसको हटा दिया, किसी भी तरह की माया हो सकती है भाई, वो कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई किसी और चीज के पीछे भाग रहा है, वही सब माया ही है. अगर आप अपनी लाइफ से भी देखो, इसको कंपेयर करके तो देख लेना, हम सब इसको देख ही नहीं पा रहे. हम अपने को पहचान ही नहीं पाते हैं. हम क्या है, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर की चीजों में खोए रहते हैं. हम कभी खुद को ही नहीं पहचान पाए कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है. और शंकर ने ये भी बोला है कि आप हमेशा खुश रह सकते हो. जो हैप्पीनेस है इज ए स्टेट ऑफ माइंड. हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड. लेकिन खुश कैसे रह सकते हो, जब वो खुशी आपके अंदर से है. क्योंकि मान लो आप अगर, जैसे मान लो आपको कुछ खाना है, आपने कुछ खाया, ठीक है, कोई अच्छा खाना खाया या अच्छा म्यूजिक सुना, तो आप क्या 5 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, यहाँ पे आप मान लो 10 मिनट के लिए खुश हो गए, फिर आप वापस से उसी मूड में पहुंच जाओगे. लेकिन अगर आप अंदर से आपकी खुशी आती है तो आप हमेशा खुश रहोगे. मान लो कोई है जिसके दोनों हाथ दोनों पैर हैं. एक बंदा है जिसके एक हाथ है एक पैर है, एक नहीं है, 2 हाथ है एक पैर है. ये बंदा सब कुछ होते हुए भी दुखी हो सकता है, और ये बंदा, ठीक है, दिव्यांग होके भी खुश हो सकता है. क्यों, क्योंकि ये सोचेगा ना कि मेरे कम से कम एक पैर तो है. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एक पैर भी नहीं. ये हमेशा क्या है, सब कुछ होने के बाद भी क्या है, दुखी है. क्यों दुखी है, क्योंकि ये बाहर डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट. ये इंटरनल, ये देख रहा है कि हाँ हैप्पीनेस इसके अंदर से आएगी. आप बहुत एक भीड़ भरी बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, क्राउडेड बस में, ये शंकर ने बोला है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. मतलब मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि फिलोसफी पढ़ पढ़ के मेरे अंदर भी क्या है, एक फिलोसफर जाग उठा है. आप सब भी फिलोसफर ही हो, ठीक है, अपनी अपनी फिलोसफी होती है. क्राउडेड बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, अब कोई सोचेगा यार कहाँ भीड़ में फंस गया. लेकिन एक बंदा वो यहाँ खड़ा है आराम से, उसको मजा आ रहा है, कुछ नहीं पकड़ रखा, कभी इधर से कोई धक्का देता है, कभी इधर से, एकदम झूला झूलते हुए मस्त होके चलता है, खुश हो रहा है. क्यों, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस का रीजन क्या है, इनसाइड. वो देख ही नहीं रहा, वो देख रहा है कि यार वह क्राउडेड है, मजा आ गया आज तो.
तो बहुत से लोग यहाँ पे भी हमने देखे हैं जो आपके मेट्रो में ये लोकल में ट्रेवल करते हैं, मुंबई में इतनी भीड़ होती है लेकिन बहुत खुश रहते हैं, कई दुखी रहते हैं कि अरे मेट्रो लोकल से जाना है, कितनी भीड़ मिलेगी। तो हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। आप 1 करोड़ कमा के भी दुखी हो सकते हो और आप 100 रुपए कमा के भी खुश हो सकते हो। ओके, तो हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इज इट क्लियर? तो हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है, जबकि जो बाहर से आप ढूंढते हो दैट इज प्लेजर। प्लेजर इज ऑलवेज मोमेंटरी। लेकिन हम क्या है, हम मोमेंटरी प्लेजर के पीछे भागते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी फितरत ही ऐसी ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, हम मोमेंटरी प्लेजर के पीछे भागते हैं। तो ये तो ओवरऑल होलिस्टिक था, मतलब पूरे सबके लिए होलिस्टिक। ठीक है, पूरी दुनिया का मैंने आपको बताया। लेकिन आप इंडिविजुअल में देखो तो सोल जो होती है उसमें जब अविद्या मिल जाती है, अविद्या और इग्नोरेंस, तो वो कहलाती है जीव। इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल इग्नोरेंस। अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मेरी, आपकी, सबकी। पहले इंडिविजुअल इग्नोरेंस। अभी ये अविद्या ही है। हम क्या है, हम अपने अंदर की सोल को देख ही नहीं पा रहे, ब्रह्म को देख ही नहीं पा रहे। वो जीवा है, अविद्या, इग्नोरेंस। ठीक है, हम इस दुनिया को सब कुछ मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस अविद्या को हटा दोगे, अगर आपने इस अविद्या को हटा दिया, अविद्या कैसे हटेगी? ब्रह्म विद्या से, जो हम देखेंगे, जो इसने पाठ बताया। इस अविद्या को हटा दोगे तो जीवा आपकी वापस से किसके आइडेंटिकल हो जाएगी? सोल के। एंड सोल इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। तो आपको क्या मिल जाएगा? लिबरेशन। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए मैंने आपको बताया था होलिस्टिक, और ये इंडिविजुअल के लिए। तो इस तरीके से दो तरह से हम इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, सोल और ब्रह्म के को। दोनों है आइडेंटिकल। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्म में माया मिली तो गॉड कहलाया, और माया ही सब कुछ है। देखो, इसमें माया ही सब कुछ है। ब्रह्म जो शंकर की थियरी है उसमें माया ही सब कुछ करेगी, इसलिए रामानुज इस माया पे अटैक करेगा। ये जो माया का पर्दा है, इसी ने हमको ब्रह्म देखने नहीं दे रही है। ठीक है, इसी वजह से शंकर की फिलॉसफी में दो ब्रह्म है। ये निर्गुण ब्रह्म है और ये सगुण ब्रह्म है। जबकि रामानुज वगैरह ने माया को माना नहीं है, उन्होंने कहा है माया जैसी कोई चीज नहीं है, तो उनके में सिर्फ ये चीज एग्जिस्ट करेगी। उनके में सगुण ब्रह्म एग्जिस्ट करेगा, निर्गुण खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ब्रह्म क्यों है? क्योंकि बीच में माया आ गई। अब आपको याद हो तो याद है कि ये निर्गुण ब्रह्म है, ये सगुण है। ठीक है, अब इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है। तो अब इस इनकंसिस्टेंसी को मुझे सॉल्व करने के लिए कोई कंसेप्ट बीच में लाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट में लेके आया माया। तो मुझे माया की नॉलेज किससे मिलेगी? कोई बता सकता है माया की नॉलेज किससे मिलेगी आपको? एनीवन? माया की नॉलेज कैसे मिलेगी? कौन से प्रमाण से मिलेगी? कौन से प्रमाण से मिलेगी माया की नॉलेज? एनीवन? बोलो भाई। रोहित, आकांक्षा, पंकज। परसेप्शन? परसेप्शन से कैसे मिल जाएगी यार? और कोई? बोलिए। आकांक्षा, अभिलाषा, पंकज, शुभम। कौन कौन है क्लास में? पहले देखने पड़ेगा। पार्टिसिपेंट मंडालिनी कल नहीं आई थी ये शायद। इंद्राक्षी, नेहा। बोलो भाई, कोई तो बोलो। अब जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे जाऊंगा नहीं। अरे भाई, परसेप्शन वो पैमाना है, कौन सा पैमाना है? विच पैमाना?
ये दो आपके इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, एक आप तरफ निर्गुण मान रहे हो, एक तरफ सगुण मान रहे हो, दोनों को आपको रिकॉन्साइल करना है। कैसे करोगे? माया की हेल्प से। तो माया की नॉलेज कैसे मिलेगी? माया दिखती तो है ही नहीं भाई, माया नहीं दिखती है, सिर्फ आपको एक जगत दिख रहा है। जब मैजिक वो दिखाता है, मैजिशियन मैजिक दिखाता है तो उसकी माया थोड़ी ना दिखती है, आपको सिर्फ मैजिक दिखता है। तो कौन सा पैमाना है? नहीं, इनफेरेंस भी नहीं है, अर्थापत्ति है भाई, अर्थापत्ति। देवदत्ता इज फैट बट ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे। देवदत्ता फैट भी है, दिन में खाता भी नहीं है, तो दोनों के लिए हमने क्या माना था? ही माइट बी ईटिंग ड्यूरिंग नाइट। तो एक निर्गुण है, एक सगुण है। एक ही चीज के दो के हो सकते हैं क्योंकि बीच में माया उनको रिकॉन्साइल करती है। तो माया की नॉलेज किससे मिलेगी? अर्थापत्ति से। अर्थापत्ति की डेफिनेशन यही तो थी, अजम्पशन ऑफ सम अनपरस्यूड फैक्ट in order to reconcile to inconsistent perceived facts, that is माया। जो शंकर में जितनी भी इनकंसिस्टेंसी है, शंकर की फिलॉसफी में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो जिसमें इनकंसिस्टेंसी, सारी इनकंसिस्टेंसी को कौन सॉल्व कर देती है? माया। तो माया की नॉलेज किससे मिलेगी? अर्थापत्ति से। समझाया था उस दिन, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी, इनकंसिस्टेंसी आपको रिकॉन्साइल करना है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये आपका वही, ये आपका वही ये सोल ब्रह्म, ठीक है। इसको यहाँ पे ये कॉन्सिलमेंट हो गया माया से, होलिस्टिक इग्नोरेंस, गॉड बन गया, प्रोजेक्ट जगत इन प्लेस ऑफ ब्रह्म, इसी को हम क्या कहते हैं? अध्यासा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोल में अविद्या मिली, जीवा बन गई, लिबरेशन अगर लेना है तो इससे अविद्या को हटा दो, लिबरेशन मिल जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है, आपके नोट्स में है ये। ओके, अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म विचार, ठीक है। एक एक टॉपिक को अलग से देखते हैं शॉर्ट में, फिर हम डिटेल में देखें। तो अब तो आपको समझ आ ही जाएगा। पहले हम शंकर ही शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट इज अद्वैत। अद्वैत शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, अद्वैत ऑर्डर में पढ़ेंगे, शंकर, मनुज, मध्व, अद्वैत शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा यहाँ से वैसे, ठीक है। देखो आप, इसमें कोई वो समझाने की अलग से जरूरत नहीं, मैंने सब हाईएस्ट रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये आपका जैसे ये लैडर है, दिस इज लैडर, यहाँ पे गॉड है, यहाँ पे ब्रह्म है। शंकर ने दो तरह के गॉड माने, एक है लोअर गॉड है जिसे अपर ब्रह्म का है, APAR, अपार ब्रह्म, ठीक है, अपार। और जो ऊपर वाला है उसको पार ब्रह्म का है, PAR, परा ब्रह्म या परा ब्रह्म, अपरा और परा। हमने एक जगह पढ़ा भी था, परा, अपरा, परा परा। कहाँ पढ़ा था? कोई बताएगा? कहाँ पढ़ा था? परा, अपरा, परा परा। एनीवन? कहाँ पढ़ा था भाई? परा, अपरा, परा परा। क्या करते हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो, ठीक है। सो ब्रह्म इज योर हाईएस्ट रियलिटी, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड। मैंने आपको पहले बताया था, कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते, त्रिकाला अबाधित सत्य। आप ऐसे समझ लो कि ब्रह्म के अलावा इसकी फिलॉसफी में और कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। त्रिकाला अबाधित सत्य, 3 times नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड। ओके, वैशेषिका में पढ़ा था, लेकिन नहीं, वेदांता में नहीं पढ़ा था, वैशेषिका में पढ़ा था। आपको ध्यान हो तो मैंने सामान्य पढ़ाया था, सामान्य के टाइप्स पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया था परा, अपरा और परापरा। ये लोवेस्ट, ये मिडिल और ये हाईएस्ट लेवल पढ़ाए थे। हायरार्की पढ़ाई थी ना, हायरार्की में सबसे ऊपर परा था, सबसे नीचे अपरा था और बीच में परापरा था। पढ़ते नहीं हो आप लोग, और कुछ नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, पढ़ लिया करो, नहीं तो फिर है ना पीछे रह जाओगे बाकी लोगों से। ऐसा नहीं सोचना कि 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, रेगुलरली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सामान्य मैंने पढ़ाया था, वो आएंगे, ठीक है। अब मुझे भी तो याद रहते हैं, तो आपको भी याद रहने चाहिए ना। आप तो मुझसे यंग हो, ठीक है, हम तो बुढ़े हो गए, हमारा तो दिमाग वैसे कम चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाईएस्ट रियलिटी है,
आप ये समझ लो कि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो उसी को हाईएस्ट रियलिटी बोलेंगे, अल्टीमेट रियलिटी है, नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड, निर्गुण है। अब देखो निर्गुण का मतलब होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आगे काम आएगी। ये देखो आपका शंकर और ये रामानुज, रामानुज नहीं, शंकर, और यहाँ पे स्पिनोजा, और चलो रामानुज को भी ले लेते हैं, ये भी बुरा मान जाएगा नहीं तो, मेरे को छोड़ दिया, ठीक है। तो शंकर बोलता है कि ब्रह्म निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके भक्ति काल में, ठीक है, बहुत सारे आपके ये हुए हैं, कबीरदास, कालिदास, इनमें से कुछ सगुण थे, कुछ निर्गुण थे। जो निर्गुण थे वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, ठीक है, सगुण मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। तो निर्गुण का मतलब ही है डिवॉइड, ठीक है, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि उस पे आप कोई क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते। देखो किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन किससे पॉसिबल है? क्वालिटीज से। जैसे आप मुझे डिस्क्राइब करोगे तो मेरे पे क्वालिटीज इंपोज करोगे, हाइट, वेट, कलर, ठीक है, तब आप डिस्क्राइब करोगे कि हाँ इतनी हाइट है, इतना वेट है, ठीक है, या चश्मा लगाता है, नहीं लगाता है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज है। क्वालिटीज के बेसिस आप किसी बोर्ड को करोगे तो बोर्ड में हाँ व्हाइट है, रेक्टेंगुलर है, यानी किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे हो सकता है? क्वालिटीज के बेसिस। लेकिन यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म का मतलब है इस पे आप क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते। You cannot impose qualities on निर्गुण ब्रह्म, ठीक है। लेकिन जो आपका स्पिनोजा, स्पिनोजा ने भी ऐसी एक बात बोली है जिसको हम कहते हैं, ये दोनों, इनकी दोनों की फिलॉसफी में काफी कुछ सिमिलरिटी है। स्पिनोजा ने एक बात बोली है, एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। शायद यूपीएससी ने इस साल या पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था, आप क्या आएगा, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। सो एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। इसका मतलब यह है कि इसका भी सेम कंसेप्ट है कि आप जो गॉड है उस पर क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्वालिटीज क्यों इंपोज नहीं कर सकते? क्या गॉड में क्वालिटीज नहीं है? तो रामानुज क्या बोलता है? रामानुज बोलता है निर्गुण का मतलब है गॉड इज डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज। रामानुज बोलता है कि जहां जहां ब्रह्मसूत्र में निर्गुण वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कि गॉड इज डिवॉइड ऑफ, उसका मतलब है डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज। यहीं पे रामानुज गलती करेगा। क्यों? क्योंकि इनडिटर्मिनेट का मतलब यह है कि क्वालिटीज इंपोज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गॉड में क्वालिटीज नहीं है या इनमें क्वालिटीज नहीं है। इनमें क्वालिटीज है, लेकिन हम क्या है? वी आर फाइनाइट, वी आर इम्परफेक्ट। हम क्या किसी ऐसी चीज पे क्वालिटीज इंपोज कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा इनफाइनाइट हो, हमसे ज्यादा परफेक्ट हो? नो। क्योंकि अगर मैं दो क्वालिटीज इंपोज करूंगा इसका मतलब ये कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ दो क्वालिटीज है, बाकी है ही। इसका मतलब इसने क्यों बोला है एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन? क्योंकि जब भी आप कोई भी एक क्वालिटी इंपोज करते हो, जैसे आप बोलोगे गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो आप क्या कह रहे हो कि गॉड ओमनीसिएंट नहीं है, गॉड बेनोवलेंट नहीं है। यानी अगर आप एक क्वालिटी डिटरमिन करते हो तो आप बहुत सारी क्वालिटी को क्या कर देते हो? निगेट कर देते हो। एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। if you impose some qualities it means you are negating other qualities, because God has infinite qualities in infinite sense, and being finite and imperfect we cannot impose qualities on God. That's why Spinoza has said that every determination is negation. Is it clear? Spinoza, क्योंकि हम फाइनाइट चीजों पे क्वालिटीज इंपोज कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे नहीं कर सकते। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हम 4 क्वालिटीज इंपोज करेंगे, इसका मतलब लाखों क्वालिटीज हम निगेट करेंगे, और हम सारी क्वालिटीज जान नहीं सकते। तो इसलिए हम उनको डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि डिटरमिन करने के लिए आपको क्वालिटीज इंपोज करनी पड़ेंगी, और अगर आप क्वालिटीज इंपोज करते हो तो आप बाकी सारी क्वालिटीज को क्या कर देते हो? निगेट कर देते हो।
Okay, being finite, we cannot determine infinite things. Is it clear? तो God is निर्गुण है और निराकार है, डिवाइड ऑफ फॉर्म, ठीक है? इज इट क्लियर? इम्पर्सनलिस्टिक है, इम्पर्सनलिस्टिक। जो शंकर है और रामानुज है, शंकर और स्पिनोजा, इन दोनों का इम्पर्सनलिस्टिक है। इम्पर्सनलिस्टिक का मतलब होता है जिसको आप नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम घर में मूर्तियां होती हैं, ठीक है, हमने जैसे जो भी भगवान है उनकी मूर्ति लगा दी, या फिर कई लोग जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, वहां कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इम्पर्सनलिस्टिक का मतलब है कि आपका वो कोई फॉर्म में नहीं है, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। जो भी इम्पर्सनलिस्टिक गॉड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन नहीं होता है, मतलब वो पूजा का केंद्र नहीं होता है, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आप इम्पर्सनलिस्टिक है, यानी कि उसमें कोई भी आपके उसको आप पर्सनिफाइड नहीं कर सकते। पर्सनिफाइड का मतलब उसमें क्वालिटीज पहले आप डालोगे, क्वालिटीज की ये उसका शेप, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है, तब आप उसको पर्सनलीफाई करोगे, तब आपकी उसकी पूजा करोगे। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्टिक है उसको आप पर्सनलीफाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन। पूजा नहीं कर सकते आप, उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। तो इम्पर्सनलिस्टिक का मतलब है विच डज नॉट हैव पर्सनलिस्टिक क्वालिटीज। ओके, क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रह्म है वो कहाँ है? यहाँ हमारे अंदर। ना इसका कोई शेप है, ना इसमें कोई क्वालिटी आप डिटरमिन कर सकते हो, ना इसकी पूजा करने की जरूरत है। इसको आपको पाना है ज्ञान से, और ये आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है? ये सेल्फ रियलाइजेशन से मिलेगा आपको। ओनली सेल्फ रियलाइजेशन, जिस दिन आपको खुद रियलाइज होगा कि आई एम ब्रह्म, तो ये इम्पर्सनलिस्टिक है, इसकी आप पूजा नहीं कर सकते। पर ब्रह्म है, पर मतलब अपर लेवल, मैंने अभी आपको बताया ना, ऊपर वाले को पराब्रह्म, ठीक है। और फेमस स्टेटमेंट क्या है जो आपको पेपर में लिखना ही लिखना है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। ब्रह्म सत्यम का मतलब है ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। जगत मिथ्या का जगत इज अल्टीमेटली फॉल्स। एंड जीवो ब्रह्मेव नापर का मतलब है जीवा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म बट इट इज identical to Brahma। याद हो तो ये वाला डायग्राम, सोल ब्रह्म और जीवा आपकी इट इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, ठीक है। यानी सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। और सही बात है, जगत दिस जगत इज मिथ्या। जैसे कई बार किसी का दिल टूट जाता है ना, वो बोलता है सब मोह माया है, सब मोह माया है। तो मान लो आपका क्लीन ही हुआ केस का, तो आपको भी ऐसा फील होगा ये सब मोह माया है। तो यार सही है, वो कभी कभी फील होता है, कभी कभी अंदर से हमारे आवाज आ जाती है तो सच्चाई है। तो जगत इज अल्टीमेटली फॉल्स। देखो जगत यहाँ रहने वाला ही नहीं,
ना जगत सत्य है और जगत में हम रहते हैं, हम भी सत्य नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर जो सोल है, जो ब्रह्म है, वही सत्य है, वो हमेशा रहने वाला। दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द बेसिकली क्रक्स ऑफ शंकर फिलॉसफी। आप हमेशा हैप्पीनेस, मतलब हमेशा खुश रह सकते हो। यू हैव टू फील हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। कई लोग लाखों करोड़ों कमा के भी परेशान है और कमाना है, कई लोग 100 रुपए डेली का कमा के, आप देखो ये जो डेली आपके लेबरर्स होते हैं, डेली वेजर्स, कितने खुश होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे एयरपोर्ट पे काम करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं उनके चेहरे पे, क्योंकि वो उनकी कोई वो ही नहीं एक्सपेक्टेशंस कि हमें अरबों कमाना। तो जगत इस, नहीं पैसा कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं कमाओ, लेकिन कमा के सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली बात है ना कि फिर तो कभी आप खुश रहोगे ही नहीं। ठीक है, ओके। So happiness is a state of mind. Okay, you can be happy always. For that you have to dependent on yourself. ये मैंने आपको योगा में भी, योगा मैंने आपको नहीं पढ़ा, योगा मैंने पढ़ाया क्या आपको? योगा मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये चीज योगा में भी है। चित्ता जो है ना, चित्ता को भागने मत दो इधर उधर, चित्ता को आप कंट्रोल कर लो। आप दूसरे से कंपैरिजन करते रहोगे हमेशा, यू विल नॉट बी हैप्पी। आपको कुछ भी बना दे हम, आप खुश नहीं रहोगे। ठीक है, आप खुद से कंपैरिजन करोगे, यू विल बी हैप्पी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रह्म। ठीक है, तो पेपर के लिए आपको याद रखने हैं, बाकी आपको लॉजिक तो समझ आ ही गया। ठीक है, हाईएस्ट रियलिटी, अल्टीमेट, नेवर कॉन्ट्रडिक्टेड, नेवर कॉन्ट्रडिक्ट के साथ ब्रैकेट में लिख लेना वो त्रिकाला अबाधित सत्य। याद रखो तो अच्छी बात है, त्रिकाला अबाधित सत्य। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट है, होलिस्टिक, बराबर। ओके, नाउ गॉड और ईश्वर। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, माया जब मिलती है, ठीक है, तो ये बनता है। तो ये आपका ब्रह्म था, इसमें माया मिली, तो वो गॉड आपको, क्योंकि आपको माया की वजह से दुनिया दिख रही है और दुनिया गॉड ने बनाई है आपके हिसाब से, तो आपके लिए गॉड ही सब कुछ है। तो गॉड की पावर है माया। इस माया को यूज करके ये मैजिक दिखा रहा है। वो मैजिक क्या है? आपका जगत। जैसे मैजिशियन अपना मैजिक दिखाता है, आपको उस समय वो सच लगता है, ऐसे ही है। तो ऑल्सो नोन एज अपार ब्रह्म। ठीक है, अपरा, अपरा, अपरा ब्रह्म और लोअर ब्रह्म, प्रैक्टिकल फॉर्म है ब्रह्म का। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको दिखता, तो आप तो इसी को मानते हो ना सब, आप तो बाहर ही ढूंढते हो। तो प्रैक्टिकल सगुण है, साकार है, यानी इसका क्या है, इसमें गुण है, बहुत सारी क्वालिटीज है, ओमनीसिएंट, बेनोवलेंट, ठीक है, ओमनीपोटेंट, सारी क्वालिटीज है जो भी होती है। साकार है, शेप है, आप मूर्ति पूजा करते हो उसको, ठीक है, बना वगैरह। पर्सनलिस्टिक है, पर्सनलिस्टिक वही क्वालिटीज, पर्सनिफाइड किया जा सकता है कि हाँ भगवान ऐसे हैं। ठीक है, करते हैं ना हम पर्सनिफाइड कि राम ऐसे हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हैं, ये सब पर्सनिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, जनरेटर ऑपरेटर इन्हीं को मानते हैं जिन्होंने ये वर्ड बनाया। मटेरियल और एफिशिएंट कॉज है, क्यों? खुद गॉड, ये माया और ये गॉड। ठीक है, तो माया इनकी पावर है, तो माया मटेरियल हो गया, माया की हेल्प से बनाया, तो माया तो मटेरियल है, और क्रिएट उन्होंने किया गॉड ने, तो वो एफिशिएंट कॉज है। और क्योंकि माया गॉड का ही पार्ट है, इसलिए गॉड क्या है? मटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। एट्रीब्यूट्स, फुल ऑफ एट्रीब्यूट, सारी क्वालिटीज है इनमें। ठीक है, लविंग, बेनोवलेंट, काइंड, सारी क्वालिटीज, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ठीक है, सब कुछ है। ब्रह्म क्वालिफाइड विथ माया, है ना, ब्रह्म प्लस माया, यानी ब्रह्म क्वालिफाइड विथ माया इज कॉल्ड गॉड। ब्रह्म क्वालिफाइड विथ माया इज कॉल्ड गॉड। ठीक है, तो समझता हो गया। माया के ओनर यही है, ब्रह्म नहीं है, माया के ओनर यही है, माया के मालिक। और एक्सेप्टेड एज मीन, सिर्फ मीन्स है। मैंने बोला ना आपको, गॉड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, मेन तो कौन है आपका? ब्रह्म। ओके, सिर्फ लैडर की तरह काम करते हैं वो। क्योंकि शंकर ने क्या बोला है, शंकर ने देखो क्या बोला है, शंकर की बात समझो। शंकर बोलता है ये आपका जगत है, दिस इज योर जगत, दिस इज योर गॉड, दिस इज योर ब्रह्म।
ठीक है, आप इस जगत में रहते हो, आप गॉड को मानते हो। शंकर क्या बोलता है कि आप मान लो सोचो कि डायरेक्टली आप इस जगत को एंजॉय किए बिना, इस जगत को आपने एंजॉय नहीं किया, और डायरेक्टली क्या है, आप ब्रह्म की खोज में निकल गए। तो वो बोलता है कि जब आपने इस जगत को एंजॉय नहीं किया ना, तो ये जगत आपको फिर से खींचेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि ये माया है। जब तक आप इस जगत को एंजॉय करके और इस जगत को ये ना समझ लो कि मिथ्या है, तब तक आप ब्रह्म के पास नहीं पहुंच सकते। तो शंकर का कहना है कि पहले आप इस जगत को एंजॉय करो, डायरेक्ट ब्रह्म की खोज में मत निकलो, इस जगत को एंजॉय करो। और जगत को एंजॉय करने के बाद जब आप ब्रह्म विद्या के अर्थ से ये कर लो कि जगत इज मिथ्या, तब आप कहाँ निकलो, तब ब्रह्म आपको मिलेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट निकल जाओगे ब्रह्म की खोज में, तो क्या होगा, ये जगत आपको बार बार अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि जगत इज ए प्रैक्टिकल रियलिटी। आप उस प्रैक्टिकल रियलिटी से निकल के ही कहां जाओगे, अल्टीमेट रियलिटी। इसलिए उन्होंने कहा है परमार्थ का रास्ता, परमार्थ, परमार्थ मीन्स ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। परमार्थ मीन्स ट्रांसेंडेंटल, परमार्थ का रास्ता, परमार्थ मीन्स ट्रांसेंडेंटल, परमार्थ का रास्ता व्यवहार, व्यवहार मीन्स प्रैक्टिकल रियलिटी, जगत। परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर जाता है। ठीक है, यानी कि आपको पहले जगत को एंजॉय करना है। तो शंकर ने बोला फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जगत इज रियल। प्रैक्टिकल मतलब जब आप हो इस जगत में, जगत आपके सामने, एंजॉय करना है। बट अल्टीमेटली फॉल्स। अल्टीमेटली फॉल्स क्यों है? क्योंकि जगत एक दिन तो खत्म हो जाए, मिथ्या हो जाए। अल्टीमेटली तो ब्रह्म ही मेन चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैदा होते ही और इस ब्रह्म की खोज में निकल जाओ। फर्स्ट यू हैव टू एंजॉय द materialistic things of this jagat. First you have to enjoy the practical reality, because you can find transcendental reality only through practical reality. परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर जाता है। Is it clear? इसका मतलब ये है। तो देखो शंकर की कितनी अच्छी फिलॉसफी है। जगत मिथ्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप चीजों को नहीं देखोगे, जब तक चीजों को नहीं समझोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जगत मिथ्या है। किसी भी चीज को पहले, कुछ भी उसके बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उस चीज को आपको फील करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये चीज सही है कि कैसी है, इजी है, टफ है, कैसी है, प्लेजर देती है या पेन देती है। जैसे अभी आप केएस की तैयारी कर रहे हो, अब जो केएस की तैयारी नहीं कर रहा उससे आप पूछोगे कि भाई हाँ केएस की तैयारी प्रिपरेशन में क्या होता है, क्या उसको क्या पता होगा, नहीं ना। तो आपको पता है कि कितना कष्ट होता है, रोज मेरे भाषण सुनने पड़ते हैं, ठीक है, फिर नींद त्यागनी पड़ती है दोपहर में, ठीक है, जो आप सोते हो, ठीक है, फिर मुझे भी कितना कष्ट हो रहा है, ठीक है, तो कष्ट ही कष्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई बड़ी कष्टदायक हमारी लाइफ है। तो ये क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को फील किया है। नहीं तो जिसे फील ही नहीं किया हो तो बोलेगा अरे क्या है यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे है, परमार्थ का रास्ता व्यवहार से होकर जाता है। फर्स्ट यू हैव टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, सब कुछ करो, जो मन करे वो करो, नाचो गाओ ऐश करो, ठीक है, फिर दिल टूटे बोलो सब मोह माया है और फिर ब्रह्म की खोज में निकल लो, ठीक दिल तो आपको कैसे भी टूट सकता है ना, केएस नहीं हो, आईएएस नहीं हो, ठीक है, या फिर कोई इश्क में नाकाम हो जाए, ठीक है, तो दिल टूटने के बहुत तरीके हैं। तो गॉड और ईश्वर जो है आपका, वो क्या है, वो बेसिकली आपका, चलो ठीक है, तो आल्सो नोन एज ऐप परा ब्रह्म, ठीक है, लोअर लेवल ब्रह्म, ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ब्रह्म, ठीक है। ये सब चीजें हमने देख ली, गॉड को देख लिया। अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें कि शंकर की फिलॉसफी में क्या खास बात है। दो चीजों को मिला दिया सिर्फ ब्रह्म और गॉड को। रामानुज ये समझ ही नहीं पाया। रामानुज ने इसके निर्गुण ब्रह्म को समझा कि ये इसी की बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, डिवॉइड ऑफ क्वालिटीज। रामानुज कभी समझ ही नहीं पाया कि ये दो ब्रह्म है, ठीक है।
और वो समझ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको तो रिफ्यूट करना था, क्योंकि उसकी थियरी को उसको मक्ती मार के लिए दिक्कत पैदा कर दी। अब आ जाओ माया पे। माया क्या है? पावर ऑफ गॉड। appears to have existence but no real existence। होता है ना, जब मैजिक आप करते हो तो वो इल्यूजन ही तो होता है। आपको लगता है कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं होता। यानी माया जो है, लगता है कि एग्जिस्टेंस है, यानी लगता है कि सत्य है, लेकिन रियली में इसका नो रियल एग्जिस्टेंस। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो दिख रही है आपको, यानी ना तो ये सत्य है, हमेशा रहने वाली नहीं है, ना ये असत्य है, क्योंकि दिख तो रही है, उसी की वजह से सब हो रहा है। ठीक है, दिख क्या रही है, मतलब उसी की वजह से सब ये, जब तक आपकी माया है तभी तो ये वर्ल्ड आपको दिख रहा है, तो माया की वजह से ये जगत है। तो यानी कि ये आपकी ना तो सत्य है ना असत्य है, और जो सत्य और असत्य दोनों में से कुछ नहीं होती, उसको क्या कहते हैं हम? इनडिस्क्राइबेबल। अभी बताया मैंने आपको, बियॉन्ड सत्य एंड असत्य। ठीक है, मटेरियल है, मटेरियल कॉज है वर्ल्ड का, तो यही है। बिगिनिंगलेस है, कब से है माया, कब से ये जगत है आपको नहीं पता, लेकिन एंड है। एंड कब हो जाएगा इसका? जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, तो माया का पर्दा हट जाएगा। ठीक है, मतलब ये बिगिनिंगलेस है, पता नहीं है कि कब से है माया, कब से जगत है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब से जगत है तब से माया होगी, लेकिन ये जगत कब से, वी डोंट नो। ठीक है, तो बिगिनिंगलेस है बट एंड है। एंड कब हो जाएगा? जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा आपके लिए। ओके, और रिमूवल कैसे पॉसिबल है? थ्रू ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, ये लिखा है। दो फंक्शन है माया के, आवरण एंड विक्षेप, अभी मैंने आपको बता दिया, कॉन्सिलमेंट एंड प्रोजेक्शन। देखो उस चार्ट से और उस डायग्राम से आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपसे इनमें से किसी भी शॉर्ट नोट पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, आप लिख लो। ठीक है, अब तो सिर्फ ये हमें पढ़ने हैं, सिर्फ अब तो ये थ्योरी चल रही है, थोड़ा एक अपरतक सिद्धि संबंध, और वो देख, अपरतक सिद्धि संबंध में भी वही चीज देखनी जो हम पढ़ चुके हैं। पंचविध भेद देखेंगे बस, जीवा और उसमें डिफरेंस, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब माया के बाद आ जाओ जगत। ठीक है, जगत को किसने क्रिएट किया? भाई गॉड ने क्रिएट किया। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट। अरे चल जाए यार, काम बहुत चल। ठीक है, गॉड मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज है। वेरी गुड। जगत इज नॉट द रियल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्म बट द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म विवर्तवाद। ये आपने कहाँ पढ़ा है? एनीवन? ब्रह्म विवर्तवाद। और क्या होता है? ये तो लिख दी मैंने, क्या डेफिनेशन। ब्रह्म विवर्तवाद कहाँ पढ़ा है अभी? रोहित, मिस्टर रोहित कहाँ पढ़ा है? पंकज, आकांक्षा, अभिलाषा, एनीवन? सांख्या, वेरी गुड। ओके, तो हमने ब्रह्म विवर्तवाद कहाँ पे पढ़ा है? सांख्या में। ठीक है, होता क्या है बता दूं थोड़ा सा, या आपको आता है सब कुछ? बता दूं या आता है? आगे चलें, ब्रह्म विवर्तवाद और वो थोड़ा बता दूं परिवर्ती, या फिर आगे चले? चलो आगे चलते हैं, आपको आता है फिर। तो ब्रह्म विवर्तवाद आपने वहां पे पढ़ा है। ठीक है, तो मैं फिर नहीं बता रहा हूँ, फिर करते परिणामवाद और ब्रह्म विवर्तवाद और ब्रह्म परिणामवाद। तो क्या आपको आता है? तीनों आपको आने चाहिए, ब्रह्म विवर्तवाद, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। इन तीनों पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन, ये शंकर की है, ये आपकी सांख्या की है, और ये आपकी रामानुज की है। ठीक है, आपको आपने पढ़ लिया सांख्या में, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई डाउट है इसमें तो मैं बता देता हूँ। ठीक, फिर अभी मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जगत इज रियल बट अल्टीमेटली फॉल्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अध्यासा। अध्यासा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, फाइंडिंग नॉलेज ऑफ समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर थिंग इज अध्यासा। बताया अभी। ब्रह्म की जगह क्या दिखा रही है आपको? जगत, इसी को बोलते हैं अध्यास। रोग की जगह स्नेक दिखे, इसी को बोलते हैं अध्यास। रूट कॉज है अध्यास क्या? अविद्या। सब अविद्या की वजह से हो रहा है, इग्नोरेंस की वजह से। इग्नोरेंस क्या है? कि हम इस जगत को इस सब कुछ मानते हैं, दैट इज इग्नोरेंस। ओके,
जीवा आपको बताया अभी मैंने, बहुत सारी होती है, ठीक है, आप एक जीवा हो, मैं एक जीवा हूँ, ठीक है, सारी लेकिन क्या है, आइडेंटिकल टू ब्रह्म है, नोअर, एंजॉयर, डूअर और इंपेरिकल। इंपेरिकल मतलब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, इंपेरिकल मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी इस वर्ल्ड में हम है ना, जीवा। जब सोल में अविद्या मिलती है तो वो आपकी जीवा बन जाती है, हम जीवा है। सोल तो आपके ऑलरेडी लिबरेटेड है देखो, लेकिन लिबरेटेड सोल में अविद्या मिलके जीवा बन जाती है, इस अविद्या को हटा दो वापस से लिबरेशन हो जाएगा। ओके, तो लिबरेशन क्या है, हाईएस्ट एम है इसका, उसको क्या बोलते हैं, समम बोनम, ये वर्ड याद रखना। हाईएस्ट एम को, एक ये टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, समम बोनम। समम बोनम मींस हाईएस्ट स्पिरिचुअल एम। ठीक है, अविद्या को रिमूव करते ही आपको लिबरेशन मिल जाएगा। अविद्या कैसे रिमूव कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या से, ठीक है, ये देख लिया मैंने अभी डिटेल में बता दिया। सोल, सोल तो एक ही है। देखो बेसिकली आप सोचोगे कि जीव, सोल जो है आपकी वो एक ही है, हम सब आइडेंटिकल टू ब्रह्म है और ब्रह्म एक ही है। तो फिर आप बोलोगे कि अलग अलग जीवा क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपका मून का रिफ्लेक्शन दिखता है ना अलग अलग जगह पे, लेकिन मून तो एक ही है, ऐसे सोल एक ही है लेकिन उसका अलग अलग, ब्रह्म एक ही है, उसका अलग अलग रिफ्लेक्शन जो है वही जीवा है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये सारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिकल टू ब्रह्म। ठीक है, तो सोल विदाउट बॉडी होती है, ठीक है, लिबरेटेड होती है, ना डूअर है ना एंजॉयर है, क्योंकि डूअर और एंजॉयर तो कौन है आपका, जीवा। क्योंकि जब तक आप डूअर और एंजॉयर रहोगे तब तक आप लिबरेट नहीं हो सकते, तब तक तो आप दुनिया में फंसे रहोगे। सोल लिबरेटेड है तो ना डूअर है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, ट्रांसेंडेंटल और ऑन्टोलॉजिकल, मतलब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, हम देख चुके हैं वो, सोल दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ट्रांसेंडेंटल। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज क्लास। वैसे तो मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी आप खुद अब जाके अपने जो बाकी का है वो नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स मैंने ये सारे स्लाइड्स में सारे कवर कर दिए, इसके आगे का भी आप पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा और शायद श्री अरविंदो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपकी इंडियन फिलोसफी खत्म हो जाएगी। कल या परसों से आपकी वेस्टर्न फिलोसफी शुरू होगी, विशाल लेगा क्लास शुरू की, फिर बाद में मैं लूंगा कंटिन्यू, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, ठीक है, एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट?